नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हाथी और चींटी की कहानी तो सुनी होगी। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मरता क्या ना करता। आप लोगों ने ये भी कहानी सुनी होगी कि कई बार पहलवानी के खेल में जो बिल्कुल चित होता हुआ पहलवान नजर आता है, वो ऐसा धोबी पछाड़ मार देता है कि जीतता हुआ पहलवान अचानक हार जाता है। और इस देश की राजनीति में तो कई बार ऐसा हुआ कि जो पूरी तरह से खत्म मान लिया गया, जो पूरी तरह से परास्त मान लिया गया, वो अचानक इस देश की राजनीति में उठता है और छा जाता है। इसी तरह का किस्सा एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। जो बाजी पूरी तरह से अमित शाह के हाथ में आ गई थी, अमित शाह पूरी तरह से जिस तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने पर आमादा थे, उसी तरह से जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम और निशान दोनों छीन लिया, शरद पवार की पार्टी का नाम और निशान दोनों छीन लिया, ममता बनर्जी की पार्टी का भी नाम और निशान दोनों वो छीनना चाहते थे। लेकिन अचानक जो कल तस्वीर आई, उसमें पता लगा कि भैया वो बागी लोगों ने टीएमसी पर दावा नहीं जताया है। वो तो एक अनाम सी पार्टी जिसको नोटा से भी कम वोट मिले, जिसके महासचिव आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, बहुत ज्यादा जगह नहीं पता लगा होगा। उस पार्टी में जाकर विलय करना पड़ा, यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम और तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दोनों ममता बनर्जी के पास ही रहेगा। तो क्या राहुल गांधी ने बचा लिया ममता बनर्जी को? और अब जब राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बचा लिया, तो क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी के इस एहसान को चुकाएगी? और क्या इस देश की राजनीति में क्या जो रिवर्स वाला सिस्टम कहते हैं ना, क्या वो रिवर्स वाला सिस्टम होने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, कई अन्य पार्टियां भी लाइन लगाकर खड़ी है कांग्रेस पार्टी के विलय की तैयारी में? क्या है ये पूरा मामला? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, स्वप्निल भाई से जानने की कोशिश करेंगे। स्वप्निल भाई, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भैया ये जो शरद पवार के साथ किया, जो इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, वो ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं कर पाए? वो जो विलय वाली खबर आई थी, वो एक वजह थी कि आखिर बाकी वजह क्या थी? कहाँ राहुल गांधी एक तरह से तारनहार बनकर उभरे ममता बनर्जी? देखिए इसको कई तरीके से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल तारनहार बन कर के आए। मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लीन हुई कांग्रेस को लेकर के और जिस तरीके का एक झुकाव हमें दिखा और उसके बाद से जिस तरीके की तस्वीरें तमाम आई सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात, फिर अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन से राहुल गांधी की लंबी बातचीत, फाइलों के साथ अभिषेक पहुँचते हैं, फिर विलय की खबरें आती हैं। ये सारी वजहें तो रही हैं। लेकिन एक वजह ये भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस कहावत को चरितार्थ कर चुकी है। कैसे कर चुकी है? कौन-सी पार्टी में विलय हो रहा है? एनसीपीआई ने में। कहाँ की पार्टी है? त्रिपुरा की। पिछले विधानसभा चुनाव में 822 वोट मिले थे इस पार्टी को। 822। जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में 822 वोट मिले हों, उस पार्टी के पास अब 20 सांसद हैं। ये स्थिति है। और ऐसे में जरा सोचिए अ, एनसीपीआई की तरफ से भी अभी ऐसा है कि एनसीपीआई के मेंबर्स कह रहे हैं कि भई हम तो नहीं लेना चाह रहे टीएमसी के जो बागी लोग हैं। वहां पर भी बगावत है। दूसरा क्या है, अभिषेक मनु सिंघवी ने एक चिट्ठी लिखी थी। कीर्ति आजाद आज सुबह-सुबह जाकर के स्पीकर से मिल करके आए थे। तो उन्होंने भी अपनी चिट्ठी वगैरह वहां पे सौंपी थी स्पीकर को। और उसमें सीधे तौर पे बता दिया गया था कि भाई अलग गुट का तो देखिए कोई प्रावधान है नहीं। ये खेला आपने कर लिया, बहुत हो लिया, अब इसे मत कीजिए, अब इसे बंद कीजिए। क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सारे के सारे सांसद, कोई ऑप्शन बचा नहीं। अच्छा, भाजपा के साथ मजबूरी क्या है? ये भाजपा में विलय नहीं कर सकते। ये आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद नहीं थे। इसमें यूसुफ पठान थे, एक रहमान साहब है वो हैं, और जिनके खिलाफ लगातार वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जिनके खिलाफ खूब प्रदर्शन किया, खूब प्रोटेस्ट किया। जरा सोचिए, उसी पार्टी के सांसदों को अपनी पार्टी में विलय करा लेंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे? तो एनसीपीआई में विलय करने का तरीका और तरीकेकार निकाला गया। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि अब एनसीपीआई में विलय कराए चाहे किसी भी पार्टी में विलय कराए, भाई मुख्यमंत्री बैठ रहा है ना साथ में बागियों के।
भूपेंद्र यादव के घर पे बैठक हो रही है ना, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? वो एनसीपीआई में जा रहे हो, चाहे जहां जा रहे हो, आज की तारीख में वो चल तो भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे रहे। तो भाजपा ने उनको अपना लिया है। भले बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे, वो अलग बात है। लेकिन खेल तो सारा भाजपा का ही है ना। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सीधे अपने यहाँ विलय नहीं करा सकती। उसका कोर वोट बैंक जो है वो नाराज हो सकता है। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ये तरीका और ये तरीकेकार निकाला है। और राहुल निश्चित तौर पे बड़ी वजह है, कांग्रेस बड़ी वजह है, इसमें कोई दो राय जी। नहीं, बिल्कुल आपने एक बात कही और उसमें मोटे तौर पर दर्शकों को बताता हूँ, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया बताया जा रहा है कि कोलकाता में ऑफिस है, हालांकि त्रिपुरा की पार्टी है। और इस पार्टी का जो नारा था जब ये पार्टी का गठन हुआ तो उन्होंने कहा कि दल बदलुओं को बाहर करो। मतलब दल बदलुओं का सम्मान इस देश की राजनीति में नहीं होना चाहिए। दल बदलुओं को लेकर ही लोकसभा के 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव, अब महासचिव का बयान आया कि भैया हम इन लोगों को नहीं लेना चाहते, इससे तो हमारी बदनामी होगी। और अध्यक्ष और महासचिव ये भी कह रहे हैं कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूं और एक विचारधारा को लेकर मैंने इस पार्टी का गठन में मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर रहा हूं। वो तमाम चीजें ठीक है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब इस चीज को बड़ा खोजबीन किया गया, कल अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल भाजपा में एक तरह से बगावत छिड़ गई है। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर, जो गांव के लेवल पर, जो मंडल के लेवल पर, जो जिला के लेवल पर जो युवा समितियां हैं, जो दुर्गा पूजा समितियां हैं, जो रामलीला कमेटी है, जो सांस्कृतिक समितियां हैं, जिस पर कभी लेफ्ट के गुंडों का कब्जा था, फिर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है, ये भाजपा कहा करती थी। अब वही टीएमसी के सांसद और विधायक इनके साथ जुड़ेंगे। अपने लोगों को उन्होंने कह दिया है कि घबराओ मत, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। भाजपाइयों और संघियों ने कहा कि जब उन्हीं को सब कुछ चलाना था तो हमने मेहनत क्यों की। सुनील बंसल को दौड़ाया गया और उसके बाद कल जब ये बागी सांसद पहुंचे, 2.5-3 घंटे लगभग बैठक हुई भूपेंद्र यादव के यहाँ, क्योंकि तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। बीजेपी में शामिल करे तो कई तरह की दिक्कतें थी, और वो दिक्कतें कैसी थी, राहुल गांधी ने किस तरह से बचा लिया, दर्शकों को ये भी जानना जरूरी होता है। कई बार बुरे हालात में भी कुछ अच्छाई निकल जाती है। शिवसेना की बात कर लेते हैं पहले। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता जरूर थे, लेकिन शिवसेना को बनाया था बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन में ना आंदोलन किया कभी, न सड़क पर वो उतर पाए, एसी कमरों से निकल नहीं पाए। आंदोलन करने की उनकी आदत थी नहीं, सड़क पर लड़ने की उनकी आदत थी नहीं, वो तो बाला साहब ठाकरे की आदत। दूसरे थे एनसीपी, शरद पवार की पार्टी। शरद पवार बुजुर्ग हो चुके थे, वरिष्ठ हो चुके थे, शरीर और दिल और दिमाग तीनों चीज से वो हार चुके थे, क्योंकि स्वास्थ्य उनको इजाजत नहीं देता था इस चीज की। और दिल और दिमाग ये था कि जो पार्टी तोड़ कर गया, जो पार्टी पर दावा कर रहा है, वो अपना ही भतीजा है, जिनको उन्होंने बेटे की तरह पाला और जिनको पूरा भारत अपना सौंप दिया भतीजा था। नहीं, उनके उत्तराधिकारी थे वो। हाँ, तो दिल और आज दिमाग तो दोनों नहीं, था। उनके उत्तराधिकारी हाँ, थे। तो दिल और दिमाग दोनों था, तो वो चले जाने दिया। लेकिन ममता बनर्जी में खतरा हो गया। अगर इनको, इस सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते तो एक तरफ बंगाल में बड़ा बवाल खड़ा होता, सरकार चला पाना मुश्किल हो जाता, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को फिर आप खुला छोड़ देते। अब ममता बनर्जी की पार्टी का नाम ले लेंगे आप, ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लेंगे आप, तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी फिर सड़कों पर उतर जाएंगी, कांग्रेस के साथ चली जाएंगी, सड़कों पर उतरेंगी। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की ताकत, और उसमें लेफ्ट भी शामिल हो जाते, तो फिर भाजपा के लिए बंगाल को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे नहीं है। और राहुल गांधी ने कैसे विलय की चर्चा छेड़कर बचा लिया, दर्शकों को याद दिला देता हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। जब ये आपातकाल के समय, या शायद उससे पहले की बात है, आपातकाल से पहले की बात है, जब जेपी जो है पूरा एक आंदोलन कर रहे थे और वो पश्चिम बंगाल गए थे। ममता बनर्जी उस समय यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता हुआ करती थी, जेपी की गाड़ी पे चढ़ गई इंदिरा गांधी के समर्थन में। उस माहौल में जब जेपी की आलोचना करने की हिम्मत बड़े से बड़े कांग्रेसी नहीं कर पा रहे थे, यहां तक कि इंदिरा गांधी बीजेपी को खुलकर एक दो बार बयान दिया, लेकिन आलोचना नहीं कर पा रही थी। फिर हमने देखा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेताओं को हरा दिया। फिर हमने देखा कि किस तरह से वो लड़ती रही, कभी सर पे रॉड मारा गया, कभी पूरे शरीर पे मारा गया, पूरे शरीर पे पट्टी बांध के सदन में वोटिंग करने पहुंची, लेकिन वो लड़ती रही, एक नई राजनीतिक दल बनाया, और जिस लेफ्ट को कोई सोच भी नहीं सकता था कि हराया जा सकता है, उस लेफ्ट का नामो निशान तक मिटा दिया। 0-0-0 पर लेफ्ट पिछले कई चुनावों से आ रहा है। इसलिए अमित शाह को ये लगा
कि अगर भैया हमने इनकी पार्टी भी छीन ली, चुनाव चिन्ह भी छीन लिया, तो फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, ये कांग्रेस के साथ जाके लड़ेंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरह से ममता बनर्जी को बचाने का काम कर लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगे। देखिए, अभी तो बच गई पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बच गया, लेकिन अभी जो विधायक जिन्होंने टीएमसी का अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया है, उनको भी बहुत कुछ करना है। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। सीधा सवाल यहाँ पे उठ रहा है स्वप्निल भाई कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर कब तक फैसला करेगी, और खास तौर से ऐसे माहौल में जब सुप्रिया सुले ये बयान दे चुकी हैं कि उनके पास कांग्रेस पार्टी से एक अच्छा ऑफर आया है। यानी शरद पवार, सुप्रिया सुले अपने पार्टी के, एनसीपी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, वो भी कांग्रेस से निकली है, उनके कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर लगभग तैयार नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी कितना समय और लेगी इस फैसले को करने के लिए? देखिए, ममता बनर्जी कितना समय लेंगी ये ममता बनर्जी ही जानती होंगी, लेकिन जितना समय लेंगी उतना ही अपना नुकसान कराएंगी। ये बात भी ममता बनर्जी को समझनी पड़ेगी। हालांकि ममता बनर्जी के साथ के कई सांसद अब विलय की तमाम खबरों पे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कोई विलय नहीं होगा, कोई मर्जर नहीं होगा। वो सीधे कह रहे हैं कि हम गठबंधन में रहेंगे। आज की तारीख में आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जो सांसद आज कह रहे हैं ना कि हम गठबंधन में रहेंगे, हो सकता है कल को वही सांसद कहे कि नहीं नहीं हम तो जा रहे हैं एनसीपीआई के साथ। कुछ भी हो सकता है। हमने वफादारी बदलते हुए सयानी घोष को देख लिया, तो बाकी क्या है? देखिए, कीर्ति आजाद की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कल्याण बनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात नहीं कर रहा, मैं डेरेक ओब्रायन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या पता कि अभी जितने नाम हमने गिनाए इनमें से किसी की अंतरात्मा कभी भी जाग जाए। हो सकता है ऐसा। हालांकि कीर्ति आजाद तो खुल करके अब कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ऑफर आया था, एक अच्छी रकम ऑफर की गई थी, मैं नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पीएसओ को हटा लिया गया, मुझे धमकी मिल रही है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, कह रहे हैं अभी तक। क्या पता कल क्या हो। तो ममता बनर्जी जितना लेट करेंगी उतना ही वो अपना नुकसान करेंगी। 20 सांसद वो गवा चुकी हैं, 64 विधायक वो गवा चुकी हैं 80 में से। तो ये ममता बनर्जी को जितनी जल्दी वो कर लेना चाहिए। बात सिर्फ एनसीपी टीएमसी की नहीं है, अभी आंध्र प्रदेश में भी खेला चल रहा है। इस बार कर्नाटका से वाईएस शर्मिला जो हैं, उनका लगभग तय हो गया था कि वो राज्यसभा पहुंच रही है। वो आई, दिल्ली में मुलाकात भी हुई राहुल से। वो अक्सर आती भी रहती हैं, ऐसा नहीं है, वो रूटीन काम है उनका दिल्ली आना, आकर के रिपोर्ट करना। राहुल ने आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है, अपनी पार्टी का वो विलय कर चुके हैं पहले से कांग्रेस में। वाईएसआरसीपी के पास भी आप जरा सोचिए आज की तारीख में उसकी स्थिति क्या है। 175 सीटों वाली विधानसभा, और वहां पे जीत के उनके विधायक आते हैं 11 पिछले चुनाव में, 11 विधायक। लोकसभा में 4 सांसद। तो इस स्थिति में आज की तारीख में वाईएसआरसीपी है, और वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी नाराज क्यों हुए थे एक समय पे कि भाई पिताजी जब नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री थे, तो इनको लगा कि चलो ठीक है मुख्यमंत्री अब मुझे बनाया जाना चाहिए। नहीं बनाया गया तो नाराज हो गए, अलग पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे में क्या 2029 में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनकी पार्टी को लगातार डैमेज किया जा रहा है वहां पे आंध्र प्रदेश में भी, और बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया जा रहा है। वाईएसआरसीपी की जगह पे जनसेना को खड़ा किया जा रहा है। आज जनसेना जरूर एनडीए के साथ है, आज जनसेना जरूर नायडू के साथ है, लेकिन नायडू के विकल्प के तौर पे पवन कल्याण को खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी वहां। तो वहां पे वाईएसआरसीपी की प्रासंगिकता वैसे भी नहीं बची है पिछले चुनाव में, लेकिन बिल्कुल ही खत्म हो जाए इसकी तैयारी चल रही है। और ऐसे में वाईएसआरसीपी के पास भी कोई विकल्प मुझे नहीं नजर आ रहा है, तो वहां पे भी ऑफर है। और इसीलिए वाईएस शर्मिला को राज्यसभा नहीं भेजा गया कि भैया बनते बनते बात बिगड़ ना जाए। तो बातचीत चल रही है। वही जगन मोहन रेड्डी जो कहा करते थे कि रेवंत रेड्डी के साथ नायडू जी जो है हॉटलाइन पे रहते हैं, और रेवंत रेड्डी के जरिए बातचीत होती है राहुल गांधी से नायडू साहब की। वही जगन मोहन रेड्डी पता नहीं किसके हॉटलाइन के जरिए आज की तारीख में कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर से जुड़े हुए हैं। बातचीत वहां भी चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी नहीं, पार्टियां हैं। स्वप्निल भाई, जगन मोहन रेड्डी जब ये
कांग्रेस से निकले और जब कांग्रेस ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनके पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हिंदूवादी पॉलिटिक्स और वो भी करेंगे चंद्रबाबू नायडू, ये कोई सोच नहीं सकता था। हालत ये हो गई कि पवन कल्याण को एक हिंदूवादी नेता के तौर पे उभारा जा रहा है। 2024 के सेंट्रल हॉल में वो कार्यक्रम मैंने कवर किया था जब एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी मोदी को नेता चुनने के लिए एनडीए सांसदों की, तो उसमें उन्होंने कह दिया था ये पवन नहीं आंधी है। तो चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि मोदी जी क्या खेला कर रहे हैं और मोदी को चंद्रबाबू नायडू से कोई बेहतर समझ नहीं सकता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में भी रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू सबसे ज्यादा मोलभाव करके फायदा उठाने वाले नेताओं में रहे हैं और अपने ससुर एनटी रामाराव राव साहब के साथ उन्होंने क्या किया था उसको दोहराने का मतलब चंद्रबाबू नहीं है। नायडू भी लेकिन नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पूरे परिवार सहित कहा था कुंभ जाओ, कुंभ में गए, स्नान करते हुए तस्वीरें आई, फिर वाराणसी भेजा, बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए, तो एक हिंदूवादी छवि बनाने की कोशिश की। चंद्रबाबू नायडू अब अच्छी तरह से समझते हैं कि मोदी को उनकी जरूरत नहीं है और चंद्रबाबू नायडू ये भी अच्छी तरह से समझते हैं कि शायद अब वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर यानी मुख्यमंत्री बनाकर नहीं जा पाएंगे। जब नीतीश कुमार जैसे नेता की हालत ये हो गई कि बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनवाना पड़ गया तो बाकियों की क्या कहा जाए, उस बात का उन्हें एहसास हो गया, तो कहीं ना कहीं चिंता तो है। जहां तक वाईएसआर रेड्डी की बात है, कांग्रेस के तार पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, पुराने बिजनेसमैन है मैं जानता हूं, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी को फैसला जल्द करना होगा। यहाँ तक कि केसीआर जो है वो भले ही अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, लेकिन बहुत सारे नेताओं का, क्योंकि उनको भी बचाना है, क्योंकि उनकी बेटी को एक अलग तरह से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। केसीआर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और केसीआर माना जाता है कि शरद पवार के काफी करीबी है और मुंबई के एक बड़े उद्योगपति जो कि मोदी की काफी आलोचना किया करते हैं, उनके काफी करीबी। ये कांग्रेस के लिए क्या कोई ऐसा दौर आ रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे वो केसीआर हो, ये तमाम नेता जो कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी से निकल के गए, क्या उन सबको लग रहा है कि अब उन्हें चूंकि अस्तित्व बचाना है, अब ये सवाल, वो सत्ता के लिए गए थे, नई पार्टी बनाई उन्होंने, अब सत्ता तो दूर की बात है, अस्तित्व बचाने की बात आ रही है, तो क्या वाकई कांग्रेस की तरफ ये सभी पार्टियां विलय को लेकर आगे बढ़ रही है? क्या राहुल गांधी की एक बड़ी स्ट्रेटेजी कामयाब होती हुई नजर आ रही है? नहीं, ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी कम और मोदी जी की और शाह साहब की चालबाजी ज्यादा है, उनकी खुराफात ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है। ये सारा काम जो है मोदी जी शाह साहब करना है। इसमें राहुल को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी को, कांग्रेस को कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना राहुल की है ना कांग्रेस की है। ये खुराफात है इन लोगों की। ये लोग जो आए थे कह रहे थे कि भैया कांग्रेस मुक्त भारत, तो गए थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, लेकिन करने क्या लगे? तो कहा कि अच्छा कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पा रहे, एक काम करते हैं, पहले विपक्ष को निपटाते हैं, विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियों को, तो उनको निपटाने लगे। अब जब उनको निपटाना शुरू किया तो वो बेचारे क्या करें? तो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि भैया अब आप ही हो, आप ही बचाओ। जो पार्टियां, ये कौन लोग हैं जो गए हैं? ये वही तो लोग हैं ना जो कहा करते थे कि नहीं कांग्रेस में रह करके हमको दरी बिछानी पड़ती है साहब, हम दरी ओरी बिछाएंगे नहीं, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम अपनी पहचान बनाएंगे। बना लिए पहचान। एक और है हैदराबाद वाले, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगली सरकार में आप हराओगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन हम दरी नहीं बिछाएंगे। अरे आपसे साथ मांग कौन रहा है? कौन मांग रहा है उनसे साथ? कोई नहीं मांग रहा है। और जहां पे देना होता है, जहां पे साथ की जरूरत पड़ती है, वो खुद जाकर के देते भी हैं। अभी तेलंगाना में एक उपचुनाव हुआ था बीते दिनों, आपको याद होगा, ओवैसी साहब बकायदा जाकर के खुद साथ दिए, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी वहां खड़ा नहीं किया, लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे। अरे भाई दरी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, माइक छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमें, कांग्रेस ये कह रही है। और कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी जितना ज्यादा या शाह साहब जितना ज्यादा खुराफात करेंगे अब, उतना ही ज्यादा ये कांग्रेस को मजबूत करते जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट कांग्रेस बेनिफिशियरी है। कांग्रेस को मजबूत करने का पूरा श्रेय राहुल गांधी को या किसी और नेता को नहीं जाता है, वो पूरा श्रेय मोदी जी को है,
शाह साहब को, राहुल गांधी को तो चाहिए कि जाकर के मोदी जी और शाह साहब का धन्यवाद करते हैं। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगातार ये करते रहेंगे तो फिर डरे सहमे जो छोटे-छोटे दल हैं, वो क्या करेंगे? हम लोग चर्चा के आखिर में आ गए हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात आपने कही कांग्रेस मुक्त भारत की और भाजपा लगातार ये कहते हैं भाजपाइयों को गुट्टी पिलाई जाती है। जैसे नाराज है ना अभी बंगाल में, यूपी में, अब यूपी में चुनाव होना है तो उनको आरएसएस के बड़े-बड़े नेता जाएँगे, बीजेपी के बड़े-बड़े नेता जाएँगे, कहेंगे कि भई वो लड़ाई तो हम सुलझाते रहेंगे लेकिन सत्ता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। सत्ता में रहेंगे तब तो सबके काम होते रहेंगे, सत्ता ही चली जाएगी तो क्या होगा? ये भाजपा की सरकार है। मैं चलते-चलते दर्शकों को थोड़ा-सा आप भी सुनिएगा और बताइएगा कि इसमें और क्या खास है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी लिस्ट खोल के बैठा हुआ हूँ। राजनाथ सिंह चलिए भाजपा ही है, अमित शाह भाजपा ही है, नितिन गडकरी बेचारे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आजकल तो वो पेट्रोल, डीजल और लोगों की गाड़ियों का कबाड़ा करने में लगे हुए हैं। गन्ने जेपी गन्ने नड्डा गन्ने गन्ने हाँ, के जूस से गाड़ी चलाना चाह रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कैसे थे वो हम सब लोग जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान एक समय में उनको लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे थे 2013 में। निर्मला सीतारमण भाजपा में कब आई और फाइनेंस जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो कैसे उनके पास है, कॉर्पोरेट अफेयर जैसा और क्या कर रही है, ये हम और सब जानते हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, कितने शानदार विदेश मंत्री है हमारे दर्शकों को पता है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कैसे हड़का दिया। मनोहर लाल खट्टर ये बाइक पे घूमते थे मोदी जी के साथ। गनीमत है उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दोनों मिलकर लैपटॉप पे योजना बनाया करते थे हरियाणा को जीतने की। तो ये बात है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से आते हैं, इनके पिता एचडी देवगौड़ा को राज्यसभा नहीं भेजा। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। देवगौड़ा साहब भी इनडायरेक्टली मार्गदर्शक मंडल में एनडीए वाले में चले गए। पीयूष गोयल इतने गजब के व्यापार मंत्री है कि समझिए कि व्यापार समझौते में अमेरिका के साथ क्या है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पैसा खर्च करेंगे जहां फ्रांस में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, महीनों से तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन देश में कायदे की एक परीक्षा नहीं करवा पाते। जितिन राम मांझी अपने दल के इकलौते सांसद है, तो अब सोचिए कि कितना ये काम कर पा रहे होंगे। सर्बानंद सोनोवाल दूसरी पार्टी से आए हुए भाजपा में, वीरेंद्र कुमार अपने इनके पार्टी के हैं, के राममोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के, प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, ज्वेलराम उड़ीसा से आते हैं, गिरिराज सिंह तो बयान बहादुर है, इनको बाकी सब पूछ लीजिए, ट्रेवल एजेंसी, झटका मटन शॉप, ये सबके ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वस्त्र मंत्रालय के बारे में मत पूछिए। अश्वनी वैष्णव अधिकारी रहे हैं, मूलतः भाजपा ही तो है नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी रहे हैं, जिनके राहुल गांधी के रूप में बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री हुआ करती थी। भूपेंद्र यादव पर्यावरण छोड़ के बाकी सब काम करते हुए नजर आते हैं, तोड़ फोड़, चुनाव उनाव ये सब करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट है, क्लाइमेट है, वो सब काम करते हुए नजर नहीं, नहीं वो आते। रिट्वीट मिनिस्टर भी हैं। भूपेंद्र हाँ, यादव रिट्वीट मिनिस्टर भी हैं। वो मोदी जी के हाँ, हर ट्वीट को जरूर रिट्वीट करते हैं। हाँ। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से, ये भी दूसरे राजनीतिक दल से आई हैं, लालू यादव की पार्टी में एक जमाने में हुआ करती थी। किरण रिजिजू चलिए अपने हैं। हरदीप सिंह पुरी तो भाजपा ही नहीं है, इनको मोदी कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ ये मोदी के आदमी है और किसी के आदमी की नहीं है। एपस्टीन फाइल में साहब का नाम आया हुआ है। मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं। किशन रेड्डी जो प्रधानमंत्री की पुरानी वाली फोटो देखते हैं ना आप, वो झोला लेके अमेरिका वाली फोटो, उसमें आपको जी किशन रेड्डी भी नजर आएंगे, तो पुराने साथी हैं। चिराग पासवान दूसरी पार्टी के हैं। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री है, इससे पहले गजन शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे। तो तमाम लोगों को पता है कि भैया भाजपा की सरकार है कि अधिकारियों की सरकार है, ये कम से कम तय कर ले। बड़े बड़े मंत्रालय कैसे किसको दे रखे हैं वो आप समझ लीजिए। भाई ये दशकों तक राजनीति में सब कुछ घिस देने वाले नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है और कब आई निर्मला सीतारमण उनके पास कौन सा मंत्रालय है। भैया वो जो कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें नितिन गडकरी शामिल नहीं है। तो कई चीजें छुपानी भी होती है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात रही कि भैया मोदी और शाह एक बड़ा मौका दे रहे हैं राहुल गांधी को। और अगर ये तमाम राजनीतिक दल अपना विलय कांग्रेस पार्टी में करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर इनको तोड़ पाना मोदी और शाह के लिए बहुत जरूरी है। और चुनाव परसेप्शन की लड़ाई होती है। जिस दिन इस देश के लोगों को ये लग गया कि राहुल गांधी बीजेपी को हराकर मोदी को सत्ता से हराकर बाहर करने में सक्षम है, उस दिन उनके पीछे एक भीड़ खड़ी नजर आएगी। नेताओं की भी होगी, मतदाताओं की भी होगी, अधिकारियों की भी होगी, उद्योगपतियों की भी होगी, और जो आजकल प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हो सकता है उस लिस्ट में सबसे आगे खड़े नजर आए। भले ही राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाए या ना मिलाए, राहुल गांधी उनसे बात करे ना करे। एक आखिरी टिप्पणी सीधे सीधे कि अगर देश उस तरह की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये जो संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होने वाला है, तब तक कांग्रेस को कामयाबी मिल पाएगी कि अभी इंतजार करना पड़ेगा इस चीज की? देखिए, कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, आज की तारीख में बात हम कांग्रेस की जरूर कर रहे हैं,
लेकिन मैं कल भी परसों भी आपके ही चैनल पे मैंने ये कहा था और आज मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अब जो राजनीति है ना देश की, वो बड़े अलग मुहाने पे आके खड़ी हो गई है। एक अलग-सा मोड़ है। यहाँ पे अगर आर या पार कर लिया तो बेहतर है। ये जो मानसून सत्र है, इसमें ज़रा सोचिए अगर 2/3 बहुमत का जुगाड़ मोदी जी कर लेते हैं, जो करने में वो लगे हुए हैं और परिसीमन बिल आ जाता है, परिसीमन आयोग भी बनेगा और परिसीमन आयोग के पास पहले से ड्राफ्ट होगा कि किस तरीके से तोड़ना-मरोड़ना है तमाम लोकसभाओं को या विधानसभाओं को। वो परिसीमन आयोग लेकर के बैठा होगा अभी से। परिसीमन आयोग में कौन-कौन लोग होंगे, ये अभी से तय होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप भी एक दिन कह रहे थे कि भई ये तो सब पहले से तय होगा। उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। एक लोकसभा में अगर 3 लोकसभाएँ निकलेंगी, तो समीकरण ऐसा बनाया जाएगा वहाँ पे कि भई एक लोकसभा उसमें विपक्ष जीत जाए और बाकी की 2 लोकसभाएँ सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। वोटों को इसी तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो इस समय लड़ाई बहुत गंभीर है और ये देश बचाने की लड़ाई है। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अच्छा, बात क्या है कांग्रेस का ज़िक्र बार-बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस लड़ाई को कांग्रेस ही लड़ रही है। और सिर्फ बात कांग्रेस की नहीं है, इस लड़ाई को एक्चुअली राहुल गांधी लड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि सब लड़ाई लड़ रहे हैं, सब तैयार हैं, नहीं। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के साथ के कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ अच्छे चेहरे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो लड़ना चाह रहे हैं। तो संतोष भाई, बस मैं इतना ही कहूँगा कि अभी कांग्रेस कामयाब होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, देश बचेगा कि नहीं बचेगा, वो मूल सवाल है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये सवाल इस देश का है, देश के लोकतंत्र का है, देश के संविधान का है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। स्वप्निल भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से भी अपील, आग्रह, भैया वीडियो पसंद आता है, कमेंट कर देते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दिया कीजिए। और फिर वही बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके, तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।